मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं पूरे यकीन से आपसे कह रहा हूं कि हर हालत में इस बार आप जब चुनाव होगा आप देखेंगे, और सिर्फ जीतेगी नहीं, बड़े अंतर से पांचों की सीटें हमारी बस्ती जनपद की समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक युवा चेहरा जो 29 वर्ष की उम्र में विधानसभा चुनाव जीत कर ये साबित कर दिए कि केवल अनुभव से ही नहीं बल्कि युवा सोच और जोश से भी बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कप्तानगंज से विधायक श्री कबीर चौधरी उर्फ अतुल जी का। अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानें तो ये पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद श्री राम प्रसाद चौधरी जी के सुपुत्र हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं कप्तानगंज से, और अपनी राजनीतिक यात्रा विधायक के रूप में कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई सर कहाँ से की, कैसे? देखिए, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। हाँ, तो बचपन से ही, क्योंकि हमारे जो घर का बस्ती हमारा घर है जहाँ से हमारे पिताजी ने राजनीति अपना करना शुरुआती जीवन में, जहाँ से वो राजनीतिक जीवन चांद से शुरू किया उन्होंने, तो बस्ती कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोगों को लगा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वहाँ तमाम लोगों का आना जाना होता था। हाँ, रोज मंत्री जी से मिलने, तो कहीं ना कहीं वो लाड प्यार दुलार में लगता था कि हो सकता है यहाँ पर पढ़ ना पाए। तो इसलिए फर्दर हमारे परिवार के या माता पिता जी ने तय किया कि इनको लखनऊ में, तो जो शुरुआती शिक्षा जो मैंने ली वहाँ लखनऊ में CMS में मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की। किस ब्रांच से? गोमती नगर से। जी। तो उसके बाद फिर मैं यहीं से ही IMRT से मैंने फिर BBA MBA करा। अच्छा। और इसी तरीके से मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट लखनऊ से ही हुई। सर मैनेजमेंट वगैरह की आप पढ़ाई किए क्या? राजनीति के पहले कैसा लगाव किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा? देखिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक राजनीतिक परिवार का होने के कारण कहीं ना कहीं बीच बीच में जब छुट्टियां होती थी तो आता था, लोगों से मिलता था, और जिस तरीके से प्यार एक लगाव आज के समय में आप देख लो, आदमी आदमी से नफरत कर रहा है, मगर जब ऐसे माहौल में आप जाओ जहाँ पर लगता है कि कितना लोग आपको मानते हैं अपने बेटे की तरह, मतलब सब प्यार दुलार देते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक सोच बनी कि आखिर ये चीज़ कैसे हासिल हो सकती है। तो इसका एक ही तरीका है कि लोगों को जब उनकी ज़रूरत हो मदद करो, उनके बीच में रहो, और ये सार्वजनिक जीवन हो जाए। जैसे एक होता है हर आदमी का व्यक्तिगत जीवन कि वो अपना नौकरी कर रहा है, जा रहा है, कमा रहा है, आ रहा है, अपने बच्चे के साथ अपनी सेटल सी लाइफ होती चलता है, मगर जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हो तो आपका पूरा जीवन समाज के लिए हो जाता है। तो पर्सनल, कभी कभी मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी ये कंप्लेन करते हैं कि आप हम लोगों को पर्सनल टाइम नहीं दे पाते हो। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती, मगर यह है कि मैं अपने उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि सामाजिक काम भी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी जो मेरी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करता हूँ। राजनीति में आने से पहले कुछ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आपका लगाव था, फिर अचानक राजनीति में आने का फैसला कैसे हो गया? देखिए, क्योंकि मैंने MBA करा था, तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस, आज के डेट में आप जान रहे हो, अगर पॉलिटिक्स में या लोगों की मदद भी करनी है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये सोच थी कि कम से कम एक काम करेंगे तो जिससे हमारी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते रहेंगे, और लोगों की मदद करने के लिए भी कहीं ना कहीं कभी बहुत सारी जगह पैसों की ज़रूरत होती है, किसी शादी ब्याह या दर्द दवाई या बहुत सारी जगह। तो इसलिए पहले तो मैंने काम को अपने सिस्टमाइज़ किया, काम को ठीक से सेटअप किया, और उसके बाद जब राजनीति में मौका मिला तो इसमें भी आपके सामने ही हूँ। तो राजनीति में आने का व्यक्तिगत फैसला था या पारिवारिक परिवेश? ये कोई फैसला नहीं था। अच्छा। ये एक जैसे आप कह लो कि पहले से तय नहीं था, मगर हम लोग कर रहे थे। लगातार मंत्री जी कप्तानगंज सीट से 5 बार विधायक रहे लगातार। दुर्भाग्य था 17 में वो कुछ वोटों से, 4-5 हज़ार वोटों से वो हार गए। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव मंत्री जी ने लड़ा, गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, मगर दुर्भाग्य से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो चुनाव भी हम लोग हार गए। फिर जब 22 का चुनाव आया तो उसके पहले तक ये बीच का जो टाइम था, क्योंकि पापा की एक एज अवस्था है, मैंने आगे बढ़ के जो भी क्षेत्र की समस्याएं थी या लोगों ने जहाँ पर भी याद किया, सुख में दुख में, उनके बीच खड़ा रहा।
तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर से आवाज उठ के आई कि इस बार अतुल भैया को मौका दिया जाए, और उसको मेरे परिवार वालों ने स्वीकार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसके लिए धन्यवाद कि जो मेरे क्षेत्र की आवाज थी उसको मेरे पिताजी ने और मेरे नेता ने दोनों ने सुना और मुझे मौका दिया। अब आप विधायक हैं, युवा विधायक हैं, बड़े चैलेंजेज आते हैं युवा को राजनीति करने में, जी ये सब कैसे आसान कर पाते हैं, कितना जनता के लिए खरे उतरते हैं? देखिए, क्योंकि चैलेंज तो बहुत बड़ा है। जी। पहली बात, युवा, आज जैसे आपने कहा फर्स्ट टाइमर हूँ। दूसरी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, और आज मौके पे सरकार होना ना होने में क्या अंतर होता है ये हम लोगों को विपक्ष के विधायक के रूप में ये महसूस हो रहा है। बहुत सारी जगह जब जनता के काम के लिए हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर एक एक विधायक तो सब एक सारे समान है। जब हम सदन में होते हैं तो सब विधायक होते हैं, मगर जब वो काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पक्ष और विपक्ष देखा जाता है। कई कई बार जो जनहित के काम है वो भी हम नहीं करा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकार होना ना होना ये बहुत बड़ा अंतर है। मगर उसके बाद भी एक विधायक की हैसियत से जहाँ पर भी मेरे लोगों की लड़ाई लड़ने की बात होती, चाहे जिले पे, चाहे प्रदेश पे, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, जो भी मूलभूत सुविधाओं की जो बात होती है, लगातार चाहे सदन के माध्यम से और लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूँ। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारा क्योंकि जो जनपद है जी। हमारे वहाँ गन्ना कैश क्रॉप की तरह माना जाता है, जो अपने उससे एक बड़ा अमाउंट जो क्योंकि खेती किसानी से जुड़ा हुआ है लगभग हमारा जनपद है। तो वहाँ पर जो ये गन्ना है, गन्ने से लोगों का मोटा पैसा एक साथ मिलता है, जिससे वो चाहे अपना घर बना लें, अपना बेटा बेटी को कहीं बाहर पढ़ाना हो या शादी करनी हो तो वो मेजर काम उसी से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए गन्ना वहाँ पर बहुत वरदान की तरह है, और हम चाहते हैं, और लगातार हम लोगों ने जब भी मौका मिला है सरकार से मांग भी की है कि गन्ने का दाम बढ़ा दे, तो कहीं ना कहीं हमारे जनपद के लोगों को, और हमारे जनपद नहीं हमारे अगल बगल के भी जिले के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वाटरगंज चीनी मिल बंद है, इसके लिए कोई कार्रवाई या आपके द्वारा कोई मांग उठाई गई? लगातार हम लोग इसके लिए मांग कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारे बस्ती में आए थे, आखिरी सभा हम लोग के चुनाव से वोटिंग से पहले जो सभा करी थी उसमें सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि हम लोगों का मौका मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से चलाने का हम लोग काम करें। मगर दुर्भाग्य था कि हम लोगों का नहीं मिला। मगर उसके बाद भी इस विपक्ष से हम लोगों ने लगातार जो जिनकी सरकार उनसे मांग करी है, मगर वो उसी तरीके से निराश उदास, वो कोई नया काम करने को तैयार ही नहीं है। सरकार कह रही किसान की आमदनी डबल कर दी है, किसानों के बीच में आप जाते हैं, कैसा महसूस, पब्लिक क्या कह रही है? देखिए, ये सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। ये किसानों की आय दोगुनी किस तरीके से होगी? आपने लागत तो बढ़ाई है, मगर आमदनी बढ़ने का इनके पास कौन सा फॉर्मूला है मुझे नहीं। आज जिस तरीके से आप कोई भी मूलभूत सुविधाओं की चीजें आप लेने जाओ, साबुन, तेल, क्रीम, नमक, चाहे जो लेने जाओ, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। मगर जो किसान जब पैदा करता है, जब वो बेचने जाता है तो उसको सबसे जो कम दाम होता है वो आता है। इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ये जो बहुत बड़ा ही बात है किसानों के लिए, वो चाहते थे जगह जगह पे मार्केट बनाई जाए जिससे किसान वहां पर जाके अपना चीज का अच्छे दामों में बेच पाए। मगर ये सरकार अखिलेश जी के उस काम को भी पूरी तरीके से रोक रखी है। ये सिर्फ कहने और करने में बहुत अंतर है। ये सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं। विधायक जी, 2022 के बाद लगभग आधा से ज़्यादा समय बीत गया है, क्या बड़ा काम कप्तानगंज के लिए कर पाए हैं और क्या अभी प्राथमिकता बची हुई है? देखिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बड़ा काम तो कोई विशेष रूप से कर नहीं पाए, क्योंकि वो बड़े काम सरकारों में ही हुआ करते हैं, और सरकार ना होने के बाद हम लोग जो छोटे काम है, जो छोटी ज़रूरतें, जैसे कहीं सड़क है जिसकी सही कराने की ज़रूरत है, कई जगह हम लोग निधि के माध्यम से भी सीसी रोड बनाए। हमारे महापुरुषों के हम लोगों ने कई जगह लोगों ने मांग की तो उनका गेट भी लगाया उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, या हमारी जो नौजवान पीढ़ी है कम से कम उसके माध्यम से हमारे महापुरुषों को देखेगी, जानेगी, उनके बारे में जब पढ़ेगी तभी उनकी सोच, हर आदमी महान नहीं हो सकता, मगर यह महापुरुषों के बारे में पढ़ेगा तो उसका एक दो चीज ही अपने जीवन में उतार लेगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा व्यक्ति और जीवन में आगे उसको उसमें अच्छा काम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो ऐसे तमाम छोटे मोटे जो और स्कूल हो गए ये हम लोगों ने करा, मगर कोई बड़ा मेजर काम तो फिलहाल नहीं करा। हाँ, मगर एक मांग में हमारे क्षेत्र के लोगों ने की थी। हमारा बूथ नंबर 1 है माझा मानपुर,
वहां पर जो पुल बना हुआ था, मगर उसके दोनों तरफ की रोड जो बरसात का मौसम था डूब जाती थी। उसके लिए मैंने प्रयास किया और धन्यवाद दूंगा प्रमुख सचिव को भी कि उन्होंने हमारी इस बात को माना और उसको वो ठीक करा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है इस बार तो नहीं हो पाया, मगर अगली बारिश जब आएगी तो ये जो समस्या थी उसको पूरा पूरा दूर करने में मैं कामयाब रहूंगा। क्षेत्रीय काम के लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जो माझा मानपुर है, कहीं ना कहीं हम भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पिछले बारिश में तो वहाँ सरकार नाव चलवा रही थी। वही तो मैं आपसे कह रहा था, हाँ। पिछले में नाव चल रही थी और लगातार, क्योंकि वो जो पुल है वो माननीय हमारे पिताजी की जब सरकार थी 2007 से 12 की, उसी बीच में वो पुल को बना था। और लगातार मैंने कहा जब ये 17 में हमारा चुनाव, हमारे जो साथी विधायक थे हमसे पहले, उन्होंने भी उस पे ध्यान नहीं दिया। तो और वहां पर इस तरीके की नौबत आ गई अब कि आपने जैसे बताया कि बरसात के समय नाव चलती है। यही मांग हमसे लोगों ने की थी कि आप विधायक बनना तो सबसे पहले ये काम करना, और मैंने पूरा प्रयास किया। और कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि जो मांग थी उस क्षेत्र की बहुत बड़ी, उसको करने में या मुझे पूरी उम्मीद है अगला जब बारिश का मौका आएगा तो ये दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी आपके लिए कप्तानगंज क्षेत्र की सबसे 3 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, हमारे कप्तानगंज पहले तो ये नेशनल हाईवे पे है जी। जो हमारा कप्तानगंज का बाजार है। और वहां पर क्योंकि कई बार बच्चों की दुर्घटना हुई है, कई बार वहां से बच्चों की जान गई है। लगातार चाहे केंद्र सरकार को हो चाहे प्रदेश सरकार को, लगातार हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि वहां पर फ्लाईओवर एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि बच्चे की अगर जान जाती है तो वो हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूल जाते समय बच्चों की एक्सीडेंट हो गई है। कहाँ पे आप बात करें फ्लाईओवर की? कप्तानगंज जो कस्बा है, अच्छा। वो एकदम बाजार में जो हमारा चौराहा है, कप्तानगंज चौराहा, जो दुर्गा माता का मंदिर है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ वहां पे हर हालत में पुल बनना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों की वहां पे जान चली गई। इसी तरीके से मैं अपने विधानसभा में चाहता हूं कि जैसे अटल आवासीय स्कूल है, इस तरीके की स्कूल की स्थापना हमारे, क्योंकि गौर का इलाका आप वहीं बगल के ही हैं, गौर का बड़ा अभी भी जो वहां पर सुविधा होनी चाहिए वो हम लोग नहीं पूरी तरीके से दे पाए। तो वहां पर अगर अटल आवासीय स्कूल की स्थापना हो जाती तो उस इलाके के बच्चों को पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलती। उसके साथ ही जो हमारे वहाँ सड़क कई जगह सड़क अभी भी कनेक्टेड नहीं रह पाई हैं, हम लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं, लगभग हो गई हैं, मगर जो थोड़ी बहुत रह गई, अगर वो पूरा करने का किसी तरीके से सरकार हम लोगों को भी कुछ हर साल 2 ही 4 किलोमीटर दे देती तो वो भी पूरा करने का काम हम लोग कर लेंगे। विद्यालय पे बात चली, अभी मौजूदा सरकार मर्जर को लेके, समायोजन को लेके, विद्यालय बंद करने को लेके बड़ा चल रहा है माहौल। जी। आपकी पार्टी, कई आपके नेता पीडीए पाठशाला भी चला रहे हैं। जी। क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने जो पढ़ा है, जो इतिहास के बारे में जाना है, सरकार जो भारत की सरकार होती है वो कभी भी फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करती। वो जब भी कोई निर्णय ली है तो वो जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, सबसे गरीब व्यक्ति होता है, सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए भारत की सरकार काम करती आई है। जब ये स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्योंकि हमारे जो देश है यहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी बहुत कम था, इसीलिए वो गांव-गांव ये प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे थे कि गांव के जो बच्चे हैं, गरीब के जो बच्चे हैं, उनको कैसे हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार, ये हमें फायदा नुकसान सिखाती है, मगर यही फायदा नुकसान आगे चल के हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको खत्म करने का काम करें। आज जैसे आप स्कूल की जब बात कर रहे हैं, ये स्कूल सिर्फ नहीं बंद हो रहे हैं, ये हमारी पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। जब हमारे गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपने हक अधिकार को नहीं जान पाएगा, और इस देश में जो हक अधिकार को नहीं जान पाएगा वो कैसे लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग जब कहीं मंच पे बोलना चाहते हैं तो हम लोग की आवाज़ दबाई जाती है, तो एक आदमी अपने हक के लिए कैसे लड़ पाएगा जब वो पढ़े लिखा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका हम लोग समाजवादी लोग पूरा विरोध करते हैं। किसी भी तरीके से इसको जहाँ पर भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए पाठशाला के लिए कहा, उसको भी जरूरत पड़ेगी तो जगह जगह पे उसको भी चलाने का काम हम लोग करेंगे। आपके जनपद का पहला विद्यालय जो बंद हुआ है, हमको याद है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, वो गौर ब्लॉक का ही था। जी। तो ये विद्यालय बंद होने से या चलने से
क्या आम जनमानस पे कितना इसका फर्क आ रहा? देखिए, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है, इसमें जो सबसे समाज में सबसे गरीब बच्चे लोग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। हो सकता है कि वो हमारी आपकी तरह अपनी आवाज़ उतनी प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं, मगर जो गरीब का बच्चा जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो मुख्य धारा में कैसे आएगा। और हमारा तो हम जो सरकार की सोच हमेशा से यही थी कि एक एक बच्चे को शिक्षित बनाया जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अतुल जी, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा कैसी चल रही है? स्वास्थ्य को लेकर तो मैं क्या कह दूं, क्योंकि मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर है। हाँ। लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य में बेहतर सेवा मिले, मगर जो वर्तमान की सरकार के बारे में अब हम क्या ही कह दें। ये हर जगह इनके मंत्री, आप जानते हैं, उनको छापा मंत्री कहा जाता है। आज मंत्रियों की स्थिति ये है कि वो छापा मारते हैं और उसके बाद वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें खबरों में आती हैं और फिर एक हफ्ते बाद पता लगता है वहाँ पर सेटिंग हो गई और मामला सेटल हो गया। तो आज ये सरकार में सेटिंग और सेटल की पॉलिसी चल रही है कि किसी भी चीज़ को आप लोग किसी तरीके से इकट्ठा करके उजागर करते हो, फिर बाद में उसको बहुत ही प्यार से दबा दिया जाता है। डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं, अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं। ये क्या दावा कितना हकीकत मानते हैं? देखिए, सिर्फ मैंने कहा, इनकी बातें पूरी तरीके से खोखली हैं। ज़मीन पे कोई भी चीज़ होती हुई हम लोग, क्योंकि लगातार क्षेत्र में चलते हैं, कोई भी नया ये बता दें कि नया कोई हॉस्पिटल बनाया हो, इन्होंने नया उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन किया हो, कुछ आज भी जो मरीज जाता है उसको मजबूरन, क्योंकि आपकी जो दवाएं हैं वो इतनी लिमिटेड हैं और आज नई नई तमाम बीमारियां आ गई हैं और इतनी लिमिटेड दवाइयां हैं, उसको और बेहतर कर देते, दवाइयों की और वैरायटी ले आ जाते, तो हमारे डॉक्टर्स भी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि पेशेंट को सही करना, मगर जो उनको दवाई उपलब्ध है वो वही बहुत ही घिसी पिटी और पुराने ज़माने की दवाई है। उससे कई बार को लाभ नहीं मिल पाता, मजबूरन आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है या प्राइवेट। तो ये एक तरीके से पीछे बैक डोर से प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। भाजपा का नाम आता है तो एक सोच बन जाती है धार्मिक विकास। भाजपा के धार्मिक विकास को आप कैसा मानते हैं? धार्मिक, देखिए, हम लोग खुद भी धर्म पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धर्म का विकास होना कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। आपने देखा जिससे प्रभु राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्योंकि उधर ही से आते जाते हैं, हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा प्रभु राम की रहती ही है। हाँ हाँ। तो वो अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ जो ज़मीनी हकीकत है, जो समाज को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको भी, विकास को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आपके क्षेत्र में कोई बड़ा धार्मिक काम हो पाया? आपके क्षेत्र में तो तमाम जगह आस्था का केंद्र बना हुआ, जैसे आप हलुआ समय माई का स्थान ले लीजिए या बलुआ समय माई का स्थान। मैंने हलुआ का भी और बलुआ का, दोनों का लिख के प्रस्ताव शासन को भेजा है और बलुआ पे हमें लगता है शासन द्वारा स्वीकृति भी कुछ आ गई है, तो उसको भी, क्योंकि इस सरकार की मंशा है ये धार्मिक स्थलों को वो करना, तो जो सरकार की मंशा, उसमें हम लोग भी जो मदद कर पा रहे हैं वो निश्चित रूप से करने का काम कर रहे हैं। वहाँ रास्ते की आवागमन की बलुआ में बड़ी दिक्कत है जी। कोई प्रावधान रास्ते को लेकर बन रहा है? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग उस पर, मैंने कहा ना, हम लोग लिखा पढ़ी ही कर सकते हैं, इस सरकार में तो सिफारिश ही कर सकते हैं और वो लगातार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो कार्य योजना गई है, हमने अधिकारियों के माध्यम से पता किया, उसमें गई हुई है और होपफुली वो ठीक हो जाएगी। क्षेत्र की जनता की जब बात आती है, कितना मुखर होकर सेवा कर पाते हैं? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला है, हमेशा समझाया है कि कभी भी जब अपने क्षेत्र में जाओ तो एक विधायक की हैसियत से नहीं जाओगे। हमेशा जब भी अपने क्षेत्र में जाओ, एक सेवक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में जाना और उनसे जो तुम्हारे दिल से, जो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल, उनके लिए करना और उनको सही बात बताना। और वो जब सही बात तुम्हारी जानेंगे, हमेशा वही लोग आपकी ताकत बन के सामने आने का काम करेंगे। आज ठीक है, हो सकता है सरकार ना होने के कारण हम लोग बहुत काम नहीं कर पाते, मगर ये जो चीज़ जैसी है वैसे जाके लोगों को बताते हैं और लोग उसके लिए हमारा समर्थन करते हैं। वो कहते हैं, भैया आप घबराना नहीं, आप दिक्कत नहीं करना, अब की सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, आगे आने वाले समय में सरकार बनाएंगे तो इस काम को हम लोग कर लिया जाएगा। जनता की बड़ी उम्मीदें रहती होंगी, बिल्कुल, क्योंकि सांसद भी आपके परिवार में है, विधायक भी आपके परिवार में है। जी। बड़े वादे आप लोग जनता से करते हैं, तो उसको निभाने का प्रयास
क्या इसी सरकार में पूरा हो पाएगा? देखिए, वादे की जब बात हो गई तो जो भी सरकारें हैं आज जो जब चुनाव आता है तो हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो बताते हैं कि हम सरकार जब हमारी बनेगी तो किस तरीके से, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बेहतरी के लिए काम हो, चाहे मेडिकल सुविधा सही करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी या किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा, या गन्ना का रेट बढ़ाने की बात हो, ये हमारे प्रमुख नेता लोग कहते हैं। तो ये जो बड़ी बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं सरकार होने और ना होने पे ही ये चीज़ें हो पाती हैं। उसके अलावा जो आम तौर पे जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो क्षेत्र की, वो हो सकता है हर मीटिंग में कोई कह भी ना पाता हो, मगर जो वो हम लोग के सामने वो छोटी वाली जो समस्याएं आती हैं उसको निश्चित रूप से पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अच्छा, जो प्रदेश में सरकारी योजनाएं चल रही होती है उसमें भी क्या कुछ सत्ता और विपक्ष का ऐसा होता है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके लिए तमाम विशेष योजना, या विपक्ष के विधायक के लिए कुछ काट दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों को तो महसूस होता है, खासकर अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें। मैं जब से विधायक हुआ हूँ हमारे कप्तानगंज क्षेत्र में 1 इंची भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अब नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो तमाम जगह नई बसावटें आ जा रही है, नए जगह लोग अपना घर बना ले रहे, तो उनके रोडों को कनेक्ट हम कैसे कर पाएंगे? हम लोगों को जो निधि मिलती है वो अगर हम उससे बनाए तो वो 2 किलोमीटर रोड हो बन सकती है, 3 किलोमीटर रोड बन सकती है, और भी लोगों को मेडिकल में भी देना पड़ता है और कई जगह हाँ, कई तमाम तरीके से जगह। खर्च करनी पड़ती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार दो तरफा काम कर रही है। हमारे जिले में ही हमारे बगल के विधायक हैं, वहां पर सड़कें बनती हैं, हमारे वहां बनती नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता ही है कि अंतर हो रहा है। बस्ती की बात आपने शुरू कर दी तो बस्ती में थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहते हैं। सारी सीटें सपा जीती थी, कहाँ चूक रह गई हरैया में पिछले चुनाव में? देखिए, हम लोगों की चूक ही रह गई, क्योंकि बहुत अच्छी लड़ाई हरैया के प्रत्याशी ने भी लड़ने का काम किया था, मगर यह है कि कुछ ना कुछ कमी रही ही होगी, तभी नहीं। मगर इस बार हम लोग पहले से सजग हैं, पहले से सतर्क हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस बार पांचों की पांचों सीटें हम लोग जिता के दें, कि जिससे जो हमारी उनकी या क्षेत्र के लोगों की मंशा है या उनका काम तभी हो पाएगा जब सरकार हम बना पाएंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम लोग सारी की सारी सीटें जिता के दें। तो आपके कहने का मतलब है कि 2027 में बस्ती की सारी सीटें सपा जीत रही है, क्या कह रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं पूरे यकीन से आपसे कह रहा हूँ कि हर हालत में इस बार आप जब चुनाव होगा आप देखेंगे, और सिर्फ जीतेगी नहीं, बड़े अंतर से पांचों की सीटें हमारी बस्ती जनपद की समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। अभी पिछले दिनों आपके हमारे साथ में मौजूद थे आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी। जब उनसे हमने 27 के लिए चर्चा की तो बड़ा लंबा टारगेट देके गए, 350 सीट प्लस, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हम अपने जिले की बात करते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे प्रदेश में दौड़ा हाँ करने हाँ, का काम बिल्कुल। करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम ही जैसे लोगों से उन लोग फीडबैक लेते हैं तो हम लोग अपने जनपद की बात कर रहे हैं। हम ऐसे ही तमाम जनपद में जो जो पीडीए नारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसका जो असर होते हुए दिख रहा है, जो आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, उसका उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, और उसी के हिसाब से हम लोग ये मान के चल रहे हैं, और क्षेत्र में लगातार इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है आप लोग मेहनत करो, क्योंकि ये जो जनता है ये महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान बदहाल है, इस बिजली व्यवस्था से, हर तरीके से आम आदमी परेशान है। बस उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है, और जो सबसे बड़ी चीज उनका वोट। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से ये कहते हैं आप अपने वोटर को बचा ले जाओ, वोट ना उनका कटने पाए। पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के लोकसभा में के चुनाव में देखने को मिला, कई बार हमारे वोटर्स को डिलीटेड कर दिया गया। तो इसके लिए हम लोग विशेष अभियान चला के कि अब हमारे वोटर्स जो हैं उनका वोट कैसे सुरक्षित रहे और अपना वोट वो कास्ट कर सकें। अभी आपसे बात हो रही थी, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। विधानसभा, जब आप सारे दलों के विधायकों के साथ विधानसभा में बैठते हैं तो जो चीज़ें वहाँ से लाइव जनता देखती है वो हकीकत होता है, आपस में कहा सुनी या चर्चा, या कभी कभी गर्म हाथ टाकिंग भी होने लगती है?
वो स्क्रिप्टेड होती है या हकीकत होता है, कुछ जरा आप बताइए। देखिए, क्योंकि जब आपने कहा कि विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो हम लोग लॉबी में बैठते हैं। नहीं नहीं, जब ऑनलाइन जो ऑन कैमरा हमको विधानसभा की कार्रवाई दिखती है उसकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप विधानसभा की कार्रवाई तो जैसे आपको दिखती है वैसे सेम माहौल वहां पे रहता है। अच्छा। क्योंकि वहां पर एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार में है, जो कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग बैठे रहते हैं कि जिनको अपने क्षेत्र में काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं आपसे, जैसे मैंने बताया कि उनको हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि सत्ता के विधायकों को सड़क बनाई जा रही है, हमारी सड़क नहीं ली जा रही। तो कहीं ना कहीं वहाँ हम लोग अपनी बात रखते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है। जब तक हम जिनके पास आज ताकत है उनसे अपनी बात कहेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, और ये जनता जानेगी कैसे कि वो इस तरीके से दोहरी राजनीति कर रहे हैं कि अपने ही विधायकों को सिर्फ काम दे रहे हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। विधायक जी, आप युवा हैं, थोड़े से आपसे व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। शादी कब किया? 17 में। अच्छा, आपने बताया कि आपकी मैडम डॉक्टर भी हैं और कहीं पे पोस्टेड हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं जी। एक फर्स्ट में है और एक अभी 1 साल 3 महीने की है। दोनों छोटे ही हैं अभी। व्यक्तिगत जीवन में क्या पसंद है? व्यक्तिगत जीवन में तो मुझे जब खाली समय मिलता है तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ, खेलना कूदना, और कभी कभी मौका मिलता है तो गाने भी सुनने का मुझे उससे कभी कभी जो तमाम जो दिन भर पॉलिटिकल जीवन में होती रहती है। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कभी कभार गाने भी सुनता हूँ कि जिससे माइंड को थोड़ा सा काम करा जाए, रिलैक्स हुआ जाए। अच्छा, परिवार को कभी शिकायत रहती है कि टाइम नहीं दे पाते हैं? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। फिर उस समय कैसे महसूस करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, अब हर चीज तो हर जगह नहीं मिल सकती। हाँ, हाँ। मैं यही अपनी वाइफ को भी समझाता हूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जिन्होंने हमें विधायक बनाया वो भी हमारे परिवार की तरह है। जब वो हमें किसी कार्यक्रम में, बर्थडे में बुलाता है तो कहीं ना कहीं ये महसूस करके बुलाता है कि ये मेरे भाई है, ये मेरा बेटा है, या हमारे दोस्त हैं, हमारे वहाँ मेरा बर्थडे है, तो वो भी उसी तरीके से मुझे गार्जियन की तरह वहाँ बुलाता है कि भैया आएंगे, तो वो परिवार के सदस्य की तरह। तो जब इतना बड़ा परिवार है तो उसमें कहीं ना कहीं समय की थोड़ी समस्या तो होती ही। खाली समय में बस्ती में कहाँ जाना पसंद करते हैं? देखिए, बस्ती में तो खाली समय में कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि तमाम बस्ती में सभी अपने जानने के लोग, बस्ती में ऐसा कोई खाली समय मिलता ही नहीं है कह दूं। बस्ती में हमेशा लोग रहते ही हैं और उनके साथ पॉलिटिकल चर्चा ही करता रहता हूँ, इसलिए बस्ती में नहीं मिलता। हाँ, लखनऊ आता हूँ, खाली समय मिलता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं दोस्त यार के साथ कहीं यहाँ वहाँ बैठ लेते हैं। और क्या पसंद है, स्पोर्ट वगैरह या मूवी देखना? देखिए, स्पोर्ट्स में बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था। अच्छा। और जब भी मौका मिलता है, या क्षेत्र में भी कई जगह जब क्रिकेट का उद्घाटन करने का मौका मिलता है तो वहां पर भी आपकी फोटो वगैरह तो आती रहती है मैच का। अच्छा, आपका बेल्ट बड़ा टूर्नामेंट के लिए फेमस है। जी हाँ, तो लगातार हम जहाँ मौका मिलता है तो वहाँ जाके जो भी समय मिलता है उसमें थोड़ा बहुत वहाँ जाके मूवी वगैरह देखने की भी शौकीन है? हाँ, कभी कभार। हाँ, जब हीरो आपका कौन है फेवरेट? मेरा हीरो तो अखिलेश यादव जी ही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे लिए तो वही एक हीरो की तरह है। बाकी मूवीज कोई देख लेता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक हीरो नहीं है। जहाँ पर भी हम लोग को आजकल के जो सामाजिक जो मूवियाँ हैं, जिसमें आज के समाज में क्या हो रहा है, ऐसी जो मूवियाँ होती हैं उसको देख के कई बार हम लोग को वो मूवी के माध्यम से भी समाज में कैसे चीजें हो रही हैं उसको भी जानने का मौका मिलता है, इसलिए ऐसी मूवियाँ देखना पसंद करता हूँ। अखिलेश जी की बात हो रही है, तो पहली मुलाकात आपसे अखिलेश जी की कब हुई थी? देखिए, क्योंकि बहुत बार तो नहीं हुई, मगर यह है कि हम लोग 2020 में जब हम लोग पार्टी में शामिल हुए तो वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी से पहले मुलाकात हुई और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला। उसके बाद से तो कई बार मौका मिला उनसे मिलने का, मगर अखिलेश जी की अगर बात हो रही है तो अपने जीवन में उतना सुलझा हुआ, उतना बड़े दिल का, बड़े मन का व्यक्ति मिलना बहुत बहुत कठिन है। उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई, दोबारा जब हम लोग गए तो एक मंच पे बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और उनकी नज़र इतनी पारखी है, क्योंकि मैं छोटा होने के नाते, क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स थे तो वो सब लोग आगे थे, मैं पीछे चला गया और उन्होंने सामने से हाथ पकड़ के मुझे लाके अपने बगल में खड़ा किया। तो ये इससे समझ में आता है, या मुझे ये महसूस हुआ
कि इतना बड़ा नेता, इतने जिसके पास इतने लोग हैं, उनके पीछे चलते हैं, और उन्होंने अगर मुझे इतना ध्यान दिया तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए हमेशा उनका धन्यवाद दूंगा, और कोशिश ये करूंगा जब तक जिंदा रहूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूती देने का काम करूं। जब अखिलेश जी से मुलाकात होती है तो राजनीतिक चर्चा होती है, कुछ और होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे परिवार से भी हूँ कि जब भी जाता हूँ तो हमेशा एक पॉलिटिकल डिस्कशन ही होता है कि पिताजी की तबीयत को लेकर, और उसके बाद फिर कैसे हम अपने जो सीट की आप बात करो, कैसे उसको और हम लोग जीते हैं, या अगल बगल क्या करें कि इस बार कैसे सरकार बना ले जाए, उस पर हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करने का काम करें। सांसद जी के स्वास्थ्य को लेके आप चिंतित रहते हैं, चूंकि एक उम्र भी हो गया है, तो ऐसे में क्या आगे सांसद के चुनाव लड़ने का प्लान भी है? नहीं, निश्चित रूप से पापा ठीक है, एकदम ऊपर वाला उनकी लंबी नहीं, उम्र दे, बिल्कुल और स्वस्थ रहें। पापा एकदम ठीक रहते हैं, और उसमें हम भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पहले अकेले थे तो उनको बहुत ही लंबा एरिया, जब वो पहली बार 89 में सांसद बने थे तो ये तीनों जिला एक ही था। हाँ, तो बिल्कुल। वो उसमें तमाम लोग ऐसे हैं कि जो गार्जियन की तरह मानते थे, वो अकेले होने के नाते कहीं ना कहीं समस्या तो आती थी, मगर जब से मैं आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं उनको बहुत रिलीफ भी देने का काम करता हूँ। बहुत सारी जगह कोशिश करता हूँ मैं खुद चला जाऊँ और उनको थोड़ा सा रेस्ट मिले। 27 में अगर अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनी तो बस्ती पुराना हमारा गढ़ माना जाता है, कौन सा मंत्रालय पसंद करेंगे मंत्री बनने के लिए? देखिए, हम मंत्री बनना शौक नहीं है, मगर निश्चित रूप से चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैं लखनऊ रहा हूँ, लखनऊ पढ़ा लिखा, और मैंने देखा कि उनकी जो सोच है, चाहे वो रिवर फ्रंट बनाया हो, हाँ, हाँ। चाहे JPNIC बनाया हो, चाहे आपका ये जो इसको अब ये कौन सा मॉल है, प्लासियो मॉल है, और ऐसे तमाम ऐतिहासिक काम, डायल 100 का तमाम ऐसे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है करे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसा नेता हमारे प्रदेश में आए कि जो हमारे प्रदेश को वर्ल्ड लेवल पे लेकर जाए, और वैसे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो विजनरी हैं, जो टेक्नोलॉजी से लैस हैं। वो जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौजवानों को लैपटॉप देने का काम करते हैं। तो ऐसे तमाम ऐतिहासिक काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उनका मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम लोग को भी अगर कोई दायित्व, कोई मौका देंगे तो उसमें पूरा क्षेत्र की काम जनता तो बिल्कुल चाहती है कि आप लगे हैं, बड़ा नाम है, और बस्ती से तमाम विधायक भी हैं सपा के, तो जनता तो चाहती है कि हमारे विधायक मंत्री हो जाए, ऐसी बात है। मगर मैं आपसे बता दूं, मैं जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार होगी तो मेरे जनता की कोई भी मांग, कोई भी बात वैसे भी नहीं रुकेगी, वो सारी बातों को, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं। वो हम लोग से हमेशा, जब भी, अभी आज भी वो मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारे क्षेत्र कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या बात है, अभी भी वो पूछते हैं, और कहते हैं कि समझाना, अपने क्षेत्र में अपने लोगों को बताना कि चिंता ना करें, सब लोग मेहनत से इकट्ठा होके ताकत दें, सरकार बनाए, और ये सारे काम सरकार बनने पे सारे काम कर लिए जाएंगे। तो अभी 27 के लिए कौन सा फार्मूला लेके आ रहे हैं, PDA कुछ और? देखिए, PDA एक बहुत बड़ा नारा है, बहुत बड़ा फार्मूला है। इसी PDA पे हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, और बहुत ही अच्छा फीडबैक लोगों से मिल रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है ये PDA ही इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। आप PDA की बात, भाजपा तो PDA की कई परिभाषा बताती है, क्या देखिए, मानते हैं? भाजपा कुछ भी कर सकती है। नहीं, जैसे आपने PDA बताया, अखिलेश जी PDA की कुछ और परिभाषा बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक ही परिभाषा बताती है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या है? देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधा आबादी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, या जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, किसी भी समाज के लोग हैं, उनको इकट्ठा करने की बात हो रही। आज वही इस सरकार से परेशान है, और हम लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और वो जब इकट्ठा होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या होती है, और वो बहुत बड़ी जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी को देगी। PDA की बात करके सबर समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे? मैंने कहा कि जब हम लोग बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, अच्छा, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, तो उसमें सवर्ण, बैकवर्ड, सारे लोग आ जाते हैं। क्योंकि आपके विधानसभा में सवर्ण वोट मायने रखता है। जी जी, तो मगर उसमें तो सब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बात करते हैं तो उसमें सर समाज के लोग आ जाते हैं, जिनके भी बेटा बेटी हैं। ऐसे तमाम लोग परिवार जा रहा हूँ कि जिनके वहाँ रोजगार नहीं है, जिनके बच्चे पढ़ लिख के आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए ना। अगर रोजगार चाहिए तो
आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार लानी होगी, क्योंकि ये सरकार तो हर जगह सरकारी नौकरी खत्म कर करके हर जगह आउटसोर्सिंग पे ले आ रही है लोगों को, ठेके में ठेका दिया जा रहा है। जो पहले जो एक सरकारी नौकरी मिलती थी और एक परिवार की 3 पीढ़ियां मजबूत होती थी सरकारी नौकरी से, मगर आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 की नौकरी दी जा रही है, उतना वो उसका भविष्य सुरक्षित है और आगे आने पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सरकार हर जगह सिर्फ और सिर्फ वो जो जैसे व्यापारी काम करता है अपने लाभ के लिए सिर्फ काम करना चाहती है, ये जो बैलेंस है सामाजिक बैलेंस उसको बिगाड़ देना चाहती है सरकार। अच्छा, क्षेत्र में एक और चर्चा चलती है जब आपके परिवार की राजनीति की बात आती है कि सवर्ण मतदाता आपके साथ रहता है, ये कैसे लगाव बना पाए सवर्ण मतदाता से? देखिए, हम लोगों ने हमेशा, मेरे पिताजी ने कहा है कि जो बड़ा पेड़ होता है, जो फलदार पेड़ होता है वही झुकता है। तो इसीलिए हम लोगों के बीच में जाते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तमाम लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, उनको सिर्फ सम्मान की ज़रूरत होती है, तो वो सम्मान हम लोग देते हैं। तो मौका मिलने पे जब हम उनको सम्मान देते हैं, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो वो भी अपना आशीर्वाद प्यार हम लोग को देने का काम करते हैं। अच्छा, अभी मौजूदा स्थिति में विधायक जी, जो सरकार की, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सबसे सफल योजना आप किसे मानते हैं? हाँ, सफल तो नहीं बता पाऊंगा, असफल योजना की बात करो तो मैं बताता हूँ। बताइए। एक सरकार की योजना चल रही है हर घर जल। अच्छा। आज हमारे विधानसभा की मैं बात कर लूं, एक भी पानी की टंकी चल नहीं रही है, और जहाँ से पाइप ले जा रहे हैं वहाँ सारा कैसी तरीके से प्रधानों के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से लोग दौड़ दौड़ के अपने गांव की सड़क किसी तरीके से बनवाए थे, उसको पूरी तरीके से खराब करने का काम ये हर घर जल योजना ने की है। कहीं भी पानी नहीं आ रहा। तो ये इस सरकार की आज चाहे हो जाए, चाहे आने वाले समय में होगी, जब भी जांच होगी, सबसे खराब, सबसे विफल योजना ये सामने आएगी। आज की राजनीति का परिवेश बहुत बदल गया है विधायक जी। युवा की बात कर लें या किसी राजनेता की बात कर लें, या खास करके ऐसे समाज जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, राजनीति में गिरती भाषाएं, मर्यादें बहुत हो गई। ये मर्यादें जो गिर रही है रोज, आम बोलचाल की भाषा कह लीजिए या व्यक्तिगत हमले भी बहुत हो रहे हैं, ये क्या ठीक है राजनीति की? नहीं, हम एक मर्यादित तरीके से आदमी को बात करनी चाहिए। और हम जो अगर पुराने लीडर्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो जो उनका बात आप पढ़ोगे, आपके पास जानकारी होगी, तो कभी कभी बहुत कड़ी बात को भी इस तरीके से कह दी जाती थी कि आपकी बात भी विपक्ष के पास पहुंच जाती थी और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। अब वो तरीका रहेगा और वो तरीका होना चाहिए राजनीति में अपनी बात रखने का, कि आप अगले के पास अपनी बात भी पहुंचा लो और किसी को बुरा भी ना लगे। मगर आज के प्रवेश में जिस तरीके से तुम तड़ाम और जिस तरीके की भाषा, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा देती है, क्योंकि हम लोग भी राजनीतिक घर से रहे हैं। तो ये धीरे धीरे एक जो समाज में जो एक पॉलिटिकल लोगों की एक पहचान होती थी, उसको भी खराब करने का काम ये कर रही है। हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल लोगों को, जैसे एक अधिकारी का रिस्पेक्ट होता है, एक डॉक्टर का रिस्पेक्ट होता है, एक वकील का रिस्पेक्ट होता है, ऐसे ही इज्जत भरी नज़र से एक नेता को भी देखना चाहे। उसमें सबसे बड़ा काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। जब हम अपने भाषा को, अपने तौर तरीके को सही रखेंगे, तभी हम ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। अच्छा, क्षेत्र की जनता अक्सर आरोप लगाती है नेताओं पे, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, कि चुनाव जीत गए अब दिखते नहीं। क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ? जी, अभी तो फिलहाल मैं जब से मौका मिला है लगातार क्षेत्र में चल रहा हूँ और भरपूर आशीर्वाद प्यार लोगों का लगातार मिल रहा है। और ऐसी शिकायत कभी मेरे से तो सामने नहीं आई कि आप क्षेत्र में गायब नहीं, मगर आप जनरल नोट पे अगर पूछ रहे हैं, क्योंकि हाँ, एक बार जब नेता पद पाता है, जैसे उसको तमाम और भी पॉलिटिकल काम भी होते हैं, कई बार मीटिंग्स और ये वो, तो ये भी एक उसमें आता है। मगर उसके बाद भी अगर आपकी मंशा सही हो, आप जाना चाहो, करना चाहो, तो आप लोगों के बीच में बने रह सकते हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपने ही कुछ विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। नाम मैं बता दूं आपको हालांकि तो याद ही होगा, आप ही के पार्टी के सहयोगी विधायक थे अभय सिंह जी गोसाईगंज, राकेश सिंह गौरीगंज, मनोज पांडे जी ऊंचाहार। हालांकि इनके साथ में और नाम जुड़े थे,
ये तीन ही लोग निष्कासित हुए हैं, इस पे कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है अच्छा। और पूरी तरीके से उन्होंने जो उचित समझा वैसा फैसला किया। हम्म। और इसके बारे में और मैं क्या कह दूं, ये तो उन्हीं का निर्णय है। योगी जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में कितना सफल मान रहे हैं? कि योगी जी क्योंकि हमारे करीब के हैं, गोरखपुर के हैं, हम लोगों की भी बड़ी उम्मीद थी कि हमारे बगल के मुख्यमंत्री जी हैं तो उसकी भभक हमारे जनपद में भी महसूस होगी, मगर ऐसा कुछ महसूस होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं उम्मीद थी कि अगर बगल के हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बस्ती को भी विकास में कुछ मदद मिलेगी, मगर आज इतने दिन हो गए, लगभग 8 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया महाराज जी को, मगर हमारे बस्ती जनपद को कुछ ऐसा तोहफा नहीं मिला कि जो बगल के जिले होने के नाते मिलना चाहिए था। गोरखपुर वाला विकास बस्ती में कुछ नहीं आ पाया अभी? मुझे तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक और बात निकल के आती है, विधायक और अधिकारियों के बीच का जो संबंध होता है, कितना संतुष्ट हैं अधिकारियों से आप जिले के? देखिए, इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये हम दोनों एक माध्यम है। अगर सरकार की और नेता के ये सरकारी आदमी, कर्मचारी और जो एक विधायक होता है, ये एक दोनों के बीच का लिंक होता है कि कैसे हम क्या चीज़ को करा जाए, बेहतर ढंग से करा जाए कि आम जनता को फ़ायदा मिले। ये लिंक जो है ये कहीं ना कहीं ये टूट गया है कि आज जो अधिकारी हैं वो नेता की नहीं सुनते, नेता अधिकारी की जब नहीं सुनेंगे तो वो आम जनता की बातों को कैसे जान पाएंगे। हम आप अगर कोई अधिकारी उनको नौकरी मिल गई, उनको तो 60 साल नौकरी करनी है, मगर हमारी जो नौकरी है वो 5 साल के लिए होती है। हमें हर 5 साल में जवाबदेही देनी होती है कि मैंने सही किया कि गलत किया। हम लोग तो हमेशा जनता की, जो आम जनता की आवाज़ होती है वो अधिकारी के सामने ले जाना चाहते हैं, और जब उसे अधिकारी नहीं सुनेगा तो वो सरकार के लिए भी नुकसानदायक होती है और हम लोगों के लिए तो नुकसानदायक है ही है। बस्ती की बात करें या प्रदेश की बात करें, तमाम जगह बिजली शिकायत को लेके आम जनमानस में बड़ा आक्रोश है। बिजली मिलती नहीं है, गर्मी इस हिसाब से हो रही है, पब्लिक बेकदर परेशान है। आपने भी 2-3 दिन पहले ज्ञापन दिया था। अच्छा, बस्ती का एक और मामला बड़ा वायरल हुआ है। रिटायर्ड अधिकारी जी थे, उन्होंने वहाँ के एससी को फ़ोन किया, हालांकि उनके अधिकारी के बात करने का लफ्जा ठीक नहीं था जी, सख्त कार्रवाई उन पे हुई है जी। तो क्या कुछ स्थिति भी बिजली की सुधरी है पिछले 2-3 दिन? नहीं, स्थिति तो नहीं सुधरी, कार्रवाई हुई है। हाँ। मगर बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा। बिजली की जैस की तैस मिली। आज भी मैं जाऊंगा यहाँ लखनऊ में भी अधिकारियों से मिलके कि किसी तरीके से, क्योंकि हमारे जो बस्ती और इधर पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पर इस बार बारिश भी कम हुई है। लोगों ने बुआई कर ली है, उनको अपना खेत सींचना है। जब बारिश नहीं हो रही है तो बिजली ही ना माध्यम है सिंचाई के लिए, तो अब बिजली भी नहीं आ रही है तो किसान जाए तो बेचारा कहाँ जाए। तो इस ऐसे मौके पे कहीं ना कहीं स्पेशल व्यवस्था होके, कुछ जगह बारिश हो रही है तो वहाँ बाढ़ आ जा रही है, मगर हमारे जनपद में तो बारिश ज़रूरत भर की भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान हम सरकार का भी आकर्षित करना चाहते हैं और अधिकारियों से भी मिलके इस बात को कहेंगे कि कम से कम जो ये पूर्वांचल का इलाका है, जहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोग, यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है, यहाँ इसी खेती किसानी से लोग अपना जीवन चलाते हैं, और वहाँ पर जब बिजली भी नहीं आएगी, बारिश भी नहीं हो रही है, तो लोग कैसे अपना जीवन चला पाएंगे। तो इससे मिलेंगे और चाहते हैं कि उनको बिजली किसानों को जरूर मिलने का काम हो। ठीक। विधायक जी, आपसे तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा हुई। अपने क्षेत्र या अपने जनपद के युवाओं के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को जब अपना मतदान का इस्तेमाल करने का मौका मिले तो एक बार हम ज़रूर देख लें कि हम किसको चुनने जा रहे हैं। चुनने का मतलब ये है कि हमें ऐसा विजनरी और ऐसा फोकस्ड आदमी चाहिए कि जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का, हमारा जो नौजवान है, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है, उसको जब रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको नौकरियां नहीं मिलेगी, तो वो कैसे तरक्की कर पाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा मैटर है और हमारे नौजवानों को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा, क्योंकि जो कहा जाता है, जो कहावत है कि सरकार एक ऐसी चाबी है कि जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, और नौजवान एक्टिवली ईमानदारी से मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से इस सरकार को बदलेगा। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी तो इस प्रदेश की पूरी तरीके से खुशहाली का रास्ता वहीं से खुलेगा। तो इसीलिए नौजवानों से यही निवेदन है कि आप सब एकजुट होकर एक साथ आके आदरणीय अखिलेश यादव जी की मदद करें।
तो ये थी हमारी खास बातचीत कप्तानगंज के युवा विधायक कविंद्र चौधरी अतुल जी के साथ। और इनसे व्यक्तिगत रूप में चर्चा करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आज के राजनीति में ऐसे ही युवा विधायक और ऐसे ही युवा नेता की सख्त ज़रूरत है। विधायक जी 2027 की चुनाव के लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं निकट भविष्य में, आपसे जरूर तमाम सारी चर्चा होंगी। आपको बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।